Hello everyone, hope you guys are doing well, and let's start with our next chapter, some basic concepts of chemistry. Okay, so as we have seen last time in introduction lecture, some basic concept of chemistry comes in physical chemistry. Okay, there are three types of chemistry. एक तो है physical chemistry, दूसरा है inorganic chemistry and तीसरा है organic chemistry. Okay, तो ये physical chemistry के अंडर आने वाला है. And first of all याद रखना, इस चैप्टर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ने वाले हैं वो एक तो होने वाला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट. एंड थर्ड जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला और एल्स हाउ टू डिराइव एम्पिरिकल फॉर्मूला और एल्स हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है एंड हर एक केमिकल रिएक्शन इन लॉज को फॉलो करने ही वाली है. ठीक है, सो इसमें सबसे फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब तुम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सुना ही होगा. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ आर सेम, बस हम लोग एनर्जी के टाइम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं एंड इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ने वाले. सो लॉ स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड nor lost in a chemical combination of reaction. Okay, so actually इसका मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, तुम लोग जितना रिएक्टेंट का मास लोगे उतना ही प्रोडक्ट का मास तुम लोगों को मिलने वाला है. ठीक है, इट मीन्स व्हाट, दैट मास क्रिएट भी नहीं होगा या फिर लूज भी नहीं होगा. ठीक है, जितना तुम लोगों ने इनिशियली मास लिया होगा रिएक्टेंट में उतना ही तुम लोगों को प्रोडक्ट में मास मिलने वाला है. सो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं दैट मास ऑफ रिएक्टेंट will always be equal to mass of product. Okay, so mass of reactant और mass of product ये हमेशा सेम रहने वाले हैं. इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लिख देता हूँ मैं. तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, these two compounds are reacting and in their reaction they will form carbon dioxide. Okay, now carbon exists in solid form, oxygen exists in gaseous form and carbon dioxide will exist in gaseous form. Okay, so let's assume that initially मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया था and उसमें मैंने ऐड किया है 16 ग्राम उसमें मैंने ऐड किया है 32 ग्राम्स ऑक्सीजन. ओके, सो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन रिएक्ट करने वाले. ठीक है, अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड उसका मास, ठीक है, उसका मास कितना रहना चाहिए? तो मास ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट. तो 12 प्लस 32 विल गिव मी 42 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ओके, ये दो एलिमेंट्स कंबाइन होके जो तुम लोगों को कंपाउंड मिलता है दैट इज वाटर. ओके, सो लेट्स अज्यूम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो वाटर all are formed or reacted in gaseous state. Okay, now first of all if you will notice this reaction is not balanced. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट दो ऑक्सीजन के बदले यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साइड पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर. तो अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए बट हाइड्रोजन यहाँ पे अभी 2 H2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ
लेट्स अज्यूम इनिशियली आई हैड 4 grams ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना रहने वाला है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रहता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 grams, ओके। एंड 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 grams ऑक्सीजन विल कंबाइन एंड गिव मी 36 grams ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ आफ्टर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास we'll start with law of definite composition. Okay, now what is the meaning of law of definite composition? So first of all it deals with composition of compounds, ठीक है, and it states that composition of compounds will remain constant by weight, okay. So let's take a simple example. अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर की, ओके। नाउ वाटर में अलग अलग जगह से कलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग सी वाटर, if I am taking river water, if I am taking rain water, or else tap water, ओके। तो मैंने 4 अलग अलग जगह से पानी कलेक्ट कर लिए, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने चाहूँ, ठीक है, सी वाटर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला है H2O, ठीक है। रेन वाटर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला है H2O, रिवर वाटर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला है H2O, एंड टैप वाटर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला है H2, ठीक है। एंड अगर मैं इनका हर एक का कंपोजिशन देखने जाऊँ और एल्स इनका एटॉमिक रेशियो देखने जाऊँ, ठीक है, तो एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन विल ऑलवेज रिमेन एज 2:1। मतलब अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है तो उसके साथ एक ऑक्सीजन पानी में रहने ही वाला है, ठीक है, चाहे वो सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, रेन वाटर हो या टैप वाटर हो, ठीक है। सो रिमेंबर दिस लॉ ऑफ डिफाइनाइट कंपोजिशन स्टेट्स व्हाट, दैट केमिकल कंपोजिशन ऑफ एवरी कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट बाय इट्स मास इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, वो हम लोग कहाँ से भी ले, और एल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके। सो केमिकल कंपोजिशन का और एक अगर एग्जांपल लेने गए तो लेट्स टेक CO2 गैस, ओके। अब CO2 गैस 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं, एक तो नेचुरली अकरिंग, ठीक है, पहले से जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सेकेंड अगर मैं एग्जांपल लेने जाऊंगा तो प्रिपेयर्ड वाया फोटोसिंथेसिस, ओके। एंड थर्ड मेथड वन विच इज एक्सहेल्ड बाय एनिमल्स, ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं और बाद में वापस वो छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर करते हैं, ओके। सो अगेन नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी रहने वाला है CO2, फोटोसिंथेसाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला रहने वाला है CO2, एंड एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी रहने वाला है CO2, ओके। सो अगर यहाँ पे अगेन इफ आई एम ट्राइंग टू राइट देयर एटॉमिक रेशियो, सो एक कार्बन के लिए हमेशा 2 कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने ही वाले कार्बन डाइऑक्साइड में, सिमिलरली यहाँ पे भी एक कार्बन के लिए 2 और लास्टली यहाँ पे भी एक कार्बन के लिए 2 ही ऑक्सीजन रहने वाला है। सो देयर एटॉमिक रेशियो और रेशियो ऑफ देयर मासेस रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके। नाउ going towards our third law, law of multiple composition, law of multiple proportion. Now the law states that
when two or more atoms combines to form two or more compounds, then the ratio of atoms in two different compounds bears a simple whole number ratio with each other. ओके तो अगर देखेंगे तो लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट एक्चुअली ये समझने में बहुत ईजी है. तो देरी ना करते हुए एक सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिमेंट्स लेने वाला हूँ या फिर एटम्स लेने वाला हूँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके हम लोगों को दो डिफरेंट कंपाउंड्स दे सकते हैं. ठीक है, एक तो वो हम लोगों को दे सकते हैं H2O वाटर, और एल्स इट माइट गिव अस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले तो तुम लोगों को देखना है कि एटम्स में कोई एक सिंपल होल नंबर रेशियो तुम लोगों को मिल रहा है क्या. अब उसे फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपलेस्ट मेथड है, पहले इन दोनों का एटॉमिक रेशियो हम लोग लिखेंगे. तो दो हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, एंड नीचे भी अगर हम लोग देखेंगे तो दो हाइड्रोजन के लिए दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, अब अगर नोटिस करोगे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेशियो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो जो है वो सेम है, तो उसे हम लोगों को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. अब सो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन दीज टू कंपाउंड दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, सो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन in H2O2 is to H2O is to H2O2 will become. अब H2O में कितने ऑक्सीजन थे तो 1, एंड H2O2 में कितने ऑक्सीजन थे तो 2. तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन H2O एंड H2O2 इज 1:2. ठीक है, अब सिमिलरली और एक एग्जांपल लेके देखते हैं. एक तो ले रहा हूं मैं कार्बन एंड सेकेंड आई एम टेकिंग इज ऑक्सीजन. Okay, and again carbon and oxygen can combine to form, एक तो it can form carbon monoxide or else it can form carbon dioxide. Okay, again how to find their multiple proportion or else how to find their simplest whole number ratio. So first you have to write down their atomic ratio. तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो रहने वाला है 1:1, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में इसका एटॉमिक रेशियो रहने वाला है 1:2. ओके, तो अगेन इफ यूल नोटिस नंबर ऑफ कार्बन एटम और रेशियो ऑफ कार्बन एटम इन बोथ द कंपाउंड इज सेम. तो इसके लिए हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट अगर ऑक्सीजन को नोटिस करेंगे तो ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग है. सो हम लोग एटॉमिक रेशियो और रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन carbon monoxide and carbon dioxide is nothing but 1:2. Okay, so I hope यहाँ तक तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया. ठीक है, ये 3 बेसिक लॉज है. अब तुम लोग ये सब लिख के ले सकते हो. ओके, सो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. ओके, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाला है. Prove that following compounds follow law of multiple proportion.
ओके, सो प्रूव दैट द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल से। तो Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 एंड Cl2O7। ओके, तो जैसे हम लोगों ने कंक्लूड किया था, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हर एक का हम लोग एटॉमिक रेशियो लिखने वाले हैं। तो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हर एक का हम लोग एटॉमिक रेशियो लिखेंगे बट इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो देखो क्लोरीन का एटॉमिक मास रहता है 35.5, ओके, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रहता है 16, ठीक है। सो अब क्लोरीन का अगर एक क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, तो Cl2O में 2 क्लोरीन आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड एक का 35.5 तो 2 का हो जाएगा 71, एंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रहता है 16, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16, ओके। नाउ गोइंग टुवर्ड्स Cl2O3, अगेन देयर आर 2 क्लोरीन आइटम्स प्रेजेंट इन Cl2O3, तो इसका भी एटॉमिक मास हो जाएगा 71, बट देयर आर 3 ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट इन O3, सो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 3 का हो जाएगा करेक्ट 48। अगेन देयर आर 2 क्लोरीन प्रेजेंट, तो 71, 5 ऑक्सीजन आइटम्स आर देयर एंड एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रहता है 16, तो 2 का हो जाएगा, सॉरी 5 का हो जाएगा 80। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 71 एंड एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यहाँ पे टोटल 7 ऑक्सीजन आइटम्स है, तो 7 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 112, ओके। नाउ इफ यू विल नोटिस, क्लोरीन का एटॉमिक मास या फिर क्लोरीन का एटॉमिक रेशियो यहाँ पे सब में कांस्टेंट है, तो क्लोरीन का हम लोग एटॉमिक रेशियो नहीं ले पाएंगे, बट मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ किसको अप्लाई हो सकता है, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन के मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग अगर रेशियो लेने जाएंगे तो रेशियो आएगा 1:3:5:7, ओके। सो रेशियो ऑफ oxygen in given compounds is 1:3:5:7, okay. Let's take another example. Question is same, example is changing. So NO, N2O, N2O3, NO2 and N2O5, ओके। अब यहाँ पे वापस 5 कंपाउंड्स दिए एंड वी हैव टू प्रूव दैट दीज 5 कंपाउंड्स फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके। सो जैसे पहले हम लोगों ने किया था वैसे ही हम लोग प्रोसीजर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास रहता है 14 एंड एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रहता है 16, ओके। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में सबसे पहले कंपाउंड में अगर नोटिस करोगे एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एक नाइट्रोजन मतलब उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 14, एक ऑक्सीजन तो इसका भी एटॉमिक मास हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास रहता है 14, तो 2 नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 28। अगेन ऑक्सीजन एक ही है तो यहाँ पे ये इट विल रिमेन कांस्टेंट 16। नाउ सिमिलरली ओवर हियर N2O3 के केस में यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 28। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 16 है तो इंटू 3 तो इट विल बिकम 48। अगेन एक नाइट्रोजन तो एक नाइट्रोजन के लिए 14, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32, 2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 28 एंड 5 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 है तो 5 के लिए हो जाएगा 16 इंटू 5 विच इज करेक्ट 80, ओके। नाउ अगेन अब यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो दोनों में से कोई भी एटम तुम लोगों को कांस्टेंट रेशियो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। बट हमारा लॉ प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक कोई तो एटम कांस्टेंट रेशियो में चाहिए ही, ठीक है। तो अब किसी एक को कांस्टेंट रेशियो में लेने के लिए अगर मैं देखूंगा तो नाइट्रोजन के केस में 2 वैल्यूज 14 है एंड बाकी 3 वैल्यूज जो है वो 28 है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू,
आई कैन मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज बाई 2, ठीक है। तो मैं NO और NO2 के केस में इन दोनों को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे 14 × 2 हो जाएगा। तो अगेन याद रखना, तुम लोग एक आइटम के रेशो को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मास को अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो दूसरे आइटम के मास को भी मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो अगेन यहाँ पे भी × 2। ओके, नाउ न्यू एटॉमिक मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होगा? तो फर्स्ट वाले में मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो ये हो जाएगा 28, 16 × 2 विल बिकम 32। सेकेंड वाले में इट विल रिमेन कांस्टेंट, इसमें मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन किया तो है नहीं, तो 28 एंड 16। थर्ड वन विल रिमेन कांस्टेंट, 28 एंड 48। फोर्थ वन विल चेंज, एक हो जाएगा 28 बट सेकेंड वन विल फॉर्म 64। एंड लास्ट वन में भी मैंने मल्टीप्लिकेशन तो किया है नहीं, तो इट विल बिकम कांस्टेंट 28 एंड 60। ओके, सो नाउ इफ you'll notice दिस पार्ट इज कांस्टेंट नाउ। ओके, तो इस पार्ट में कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं नहीं, तो हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ऑक्सीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे तुम लोग रेशियो देखने जाओगे तो रेशियो इज 1:2:3:4:5। ओके, इन दोनों को चाहिए तो यू कैन इंटरचेंज, ठीक है। तो रेशियो 1:2:3:4:5 कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, सो कंक्लूडिंग दैट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन in following compounds is 1:2:3:4:5. Okay, now you can take one question for homework. Prove that Fe2O3 and FeO follows law of multiple proportion. Okay, now you can write it down. Okay, now we'll start with next law, which is Gay-Lussac's लॉ। ओके, सो याद रखना गे और ल्यूजैक ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके ये एक लॉ दिया है। अब तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट गे-लुसैक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस। ओके, ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में अप्लाई नहीं होने वाला है। सो अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड या फिर लिक्विड प्रेजेंट है तो वो उन दो कंपोनेंट्स को अप्लाई नहीं होगा, बट उसमें जितने भी गैसियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ। लॉ स्टेट्स दैट इफ gaseous reactants combines to form gaseous products, then the volume of reactants and products bears a simple whole number ratio with each other. ओके, सो सबसे पहले लॉ क्या बोल रहा है? लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली करेक्ट गैसियस स्टेट, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ गैसेस के लिए ये लॉ अप्लाई कर पाएंगे। एंड दूसरी जो चीज़ है वो हम लोग इसमें क्या कंपेयर करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू कंपेयर देयर करेक्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर देयर वॉल्यूम। ओके, एंड वॉल्यूम विल बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके, तो लॉ क्या बोल रहा है वो एक जरा शॉर्ट में देख लेते हैं। सी अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाइड्रोजन गैस इज कंबाइनिंग विथ क्लोरीन गैस। ओके, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये दो जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होके तुम लोगों को एक गैस देगी जो रहती है करेक्ट, इट गिव्स अस HCl एज अ गैस। ओके, अब
याद रखना, तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा HCl एज एन एसिड, ओके, HCl एसिड रहता है एंड तुम लोगों का ऐसा अजम्पशन रह सकता है दैट HCl अगर एसिड है तो इट विल बी प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो याद रखो, जब हम लोग HCl प्रिपेयर करते हैं तो इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड देन वी डिजॉल्व इट इन वाटर टू गेट एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ HCl वाटर, ओके। सो अगेन अभी हम लोगों के पास सारे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे कौन से स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है एंड गैसियस स्टेट में इनके वॉल्यूम का जो रेशियो रहने वाला है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो देखते हैं। नाउ इफ यू विल नोटिस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम का रेशियो रहने वाले 1, अगेन क्लोरीन भी एक है तो यहाँ पे भी 1 एंड 2 HCl फॉर्म हो रहे हैं तो 2, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 1:2, ओके। नाउ इसे थोड़ा एलेबरेट करके बताता हूं मैं। अगर मेरे पास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है, अगर मेरे पास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है तो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगी 1 लीटर क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। एंड 1 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर क्लोरीन दोनों कंबाइन होके मुझे देंगे 2 लीटर HCl गैस, ओके। नाउ लेट मी रिमाइंड यू that we are not adding 2 volumes, ठीक है, we are not adding 2 volumes, rather we are taking their ratio, okay। तो this is not 1 + 1 giving you 2, ठीक है, this is the ratio that 1 volume of hydrogen to 1 volume of chlorine will give you 2 volumes of HCl, ठीक है। Again let's take another example, N2 plus 3H2, okay, giving you 2NH3, ओके। अब याद रखना है ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड इस रिएक्शन का नाम है हेबस प्रोसेस, ओके। तो हेबस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट अमोनिया प्रिपरेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एटम्स दी थी हम लोगों को मेथड, ठीक है। तो ये प्रोसेस का नाम हेबस प्रोसेस है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तुम लोगों को बहुत क्वेश्चंस आएंगे भी। तो सबसे पहले इसको लॉ ऑफ गेल-लुजैक्स लॉ अप्लाई करके देखते हैं। अगेन नाउ इफ यू विल टेक द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है, तो 1 नाइट्रोजन तो 1, 3 हाइड्रोजन तो 3 एंड 2 अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं तो 2, ठीक है। नाउ देयर रिस्पेक्टिव रेशियो इज 1:3:2, ओके। अगेन लेट मी इलैबोरेट इट। अगर मेरे पास 1 लीटर नाइट्रोजन है, मेरे पास अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है तो 1 लीटर नाइट्रोजन मुझे कितने लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, तो 3 लीटर। समझ में आ रहा है? तो 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा। सो 1 + 3 विल नॉट गिव मी 4 लीटर्स ऑफ अमोनिया। तो वो कितने लीटर देंगे, तो 1:3:2 के हिसाब से इट विल गिव मी 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया, ओके। नाउ अगेन लेट मी रिमाइंड यू, this law is applicable only when reactants and products all are present in gaseous state, okay। so नाइट्रोजन तो गैस फॉर्म में रहने वाला है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में रहता है। अब अमोनिया तुम लोगों ने बहुत सी बार लिक्विड फॉर्म में देखा होगा, बट व्हेन वी प्रिपेयर इट और एल्स इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड देन वी डिजॉल्व इट इन वाटर, ठीक है। तो HCl जैसे ही हम लोग अमोनिया को भी वाटर में डिजॉल्व करेंगे एंड देन इट विल फॉर्म लिक्विड अमोनिया और एल्स एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ओके। सो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाइड्रोजन गैस is burned with oxygen gas if 3.2 liter of hydrogen is used, then find out amount of oxygen consumed and amount of
water formed. ओके, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे. तो अगेन सी, हाइड्रोजन गैस इज बीइंग बर्न्ड विथ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो रिएक्शन लिख देते हैं. एज वी ऑल नो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these two reactants will combine to form, correct, these two will form water. Okay, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, this reaction is not balanced, तो मैं अगेन बैलेंस कर देता हूँ इसको. Now this reaction is being balanced. Okay, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाली है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका करेक्ट एटॉमिक रेशियो. अब एटॉमिक रेशियो अगर इस रिएक्शन के लिए हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन है, एंड 1 ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद वो देता है मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल. सो एटॉमिक रेशियो इज 2:1:2. ओके, अब हम लोगों को गिवन में क्या दिया है उन्होंने, दैट 3.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड. ओके, तो उन्होंने पहले से हम लोगों को हाइड्रोजन का वॉल्यूम देके रखा है विच इज 3.2 लीटर. ओके, अब इट इज अप टू यू, तुम लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. अगर ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पहले x और y लिख देते हैं. ठीक है, एंड सिंपल एक मेथड यूज़ करनी है तुम लोगों को, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है तो मैं पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 3.2 लीटर. ओके, एंड अब x फाइंड आउट करने के लिए 2 नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3.2 लीटर डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 1.6 लीटर. ओके, सो x आ गया 1.6 लीटर. सिमिलरली अगर मुझे y फाइंड आउट करना होगा, अगर मुझे y फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ y with ratio of hydrogen. ओके, सो वापस अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो व्हाट आई विल गेट 2y इज इक्वल्स टू 2 into 3.2 लीटर. एंड यहाँ पे से हम लोग डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 3.2 लीटर. ओके, सो y इज इक्वल्स टू 3.2 लीटर. ओके, सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड हो गई. या फिर तुम लोग डायरेक्ट भी कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. सी, 2 हाइड्रोजन के वॉल्यूम के लिए 1 ऑक्सीजन का वॉल्यूम लग रहा है. ठीक है, मतलब हाफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. सो अगर 3.2 लीटर्स हाइड्रोजन फॉर्म है, मतलब हाइड्रोजन यूज हो रहा है, सो उसका हाफ ऑक्सीजन यूज होने वाला है, एंड 3.2 का हाफ अगर हम लोग करेंगे तो 1.6 आ जाएगा. सिमिलरली 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अगेन अगर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम यूज होके 2 वॉल्यूम वाटर के मिल रहे हैं, तो 3.2 लीटर के लिए सेम वॉल्यूम हम लोग को मिलने वाले हैं, मतलब 3.2. ठीक है, तो एक तो तुम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड आउट. ओके, नाउ let's take another question. In Haber's process, three liter of nitrogen is reacted with 10 liter of oxygen. Find out final reaction mixture. ओके, अब पहले तो हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने बता दिया है कि रिएक्शन जो हो रही है उस रिएक्शन का नाम क्या है, तो हेबस प्रोसेस. एंड जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, हेबस प्रोसेस में हम लोग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं एंड इट गिव्स यू अमोनिया. ओके, सो सॉरी, let me correct my question. 10 liters of hydrogen. Okay, so
अब अगर मैं रिएक्शन लिखने जाऊंगा तो रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल, N2 प्लस 3H2 ओके गिव्स यू 2NH3. Now the simplest whole number ratio of volume will become 1:3:2. ओके, तो पहले से उन्होंने गिवन में हम लोगों को कुछ डेटा देखे रखा है. एक तो उन्होंने बोला है 3 लीटर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 10 लीटर्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ 3 लीटर नाइट्रोजन एंड 10 लीटर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ओके, अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक सिंपल मेथड बता देता हूँ. जो स्मॉलर क्वांटिटी रहती है उसको पकड़ के हम लोगों को बाकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये एक सिंपल अप्रोच है दैट जो स्मॉलर वॉल्यूम दिया होगा उसे पकड़ के हम लोगों को बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया है विच इज 3 लीटर. ठीक है, एंड इसे ही पकड़ के हम लोग बाकी के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम निकालने वाले हैं. ओके, सो 3 लीटर नाइट्रोजन प्रेजेंट था. ठीक है, अब 3 लीटर नाइट्रोजन के लिए कितने लीटर हाइड्रोजन लगने वाला है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. अब अगर तुम लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड यूज करनी है तो तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो. मैं तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ. सी, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लगते हैं, मतलब 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो 3 लीटर के लिए उसके 3 टाइम्स लगेंगे, मतलब 3 × 3 इज 9 लीटर. सो 9 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर 3 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, अब आगे अगर देखेंगे तो एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए मुझे मिलता है 2 वॉल्यूम अमोनिया. ठीक है, अगर एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए मुझे 2 वॉल्यूम अमोनिया मिल रहा है तो 3 लीटर के लिए मुझे कितना मिलना चाहिए, तो 3 × this 2 विल गिव मी 6 लीटर्स. ठीक है, ओके, सो उन्होंने डेटा में हम लोगों को पहले से क्या देकर रखा था, 3 लीटर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 10 लीटर हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड अमोनिया जो था वो मेंशन ही नहीं था, तो हम लोग उसको बोलेंगे 0 लीटर्स. ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है फाइनल रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, मतलब एंड पॉइंट आने के बाद, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन में क्या बचा है. ओके, सो अब अगर तुम लोग नोटिस करोगे 3 लीटर नाइट्रोजन पूरा का पूरा रिएक्ट करने वाला है, तो इनिशियली 3 लीटर प्रेजेंट था, उसमें से ये नाइट्रोजन रिएक्ट हो गया, तो रिएक्ट होने के बाद उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, हेंस 3 - 3. ओके, तो 3 लीटर पहले से प्रेजेंट था, उसमें से मैंने 3 लीटर यूज कर लिया. सिमिलरली 10 लीटर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसमें से कितना रिएक्ट करने वाला है, करेक्ट 9 लीटर रिएक्ट करने वाला है. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होने वाला है. याद रखो रिएक्टेंट्स हमेशा कंज्यूम होते हैं, मतलब वो यूज होते जाएंगे तो उनका वॉल्यूम कम होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहा हूँ. वेयर एज अमोनिया और इस प्रोडक्ट इट विल फॉर्म, तो ये अगर फॉर्म होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हेंस ये जो 6 लीटर्स है दैट आई विल ऐड टू दिस 0 लीटर. ओके, सो फाइनल कंपोजिशन अगर हम लोग देखने जाएंगे तो फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में 3 - 3 0 लीटर या फिर 0 अमोनिया का वॉल्यूम होगा, 10 - 1 1 लीटर जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा एंड अमोनिया जो है वो 6 लीटर्स तक फॉर्म हुआ होगा. ओके, तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. ठीक है, अब यहाँ पे 3 लीटर जो अमोनिया था, ठीक है, यहाँ पे 3 लीटर जो अमोनिया था वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा का पूरा यूज होने की वजह से अभी रिएक्टेंट में अमोनिया बचा ही नहीं है. ठीक है, और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब रिएक्टेंट्स में से 2 रिएक्टेंट्स है जिसमें से एक रिएक्टेंट चला गया, तो अभी रिएक्शन हो पाएगी क्या, करेक्ट, रिएक्शन कैनॉट फॉर्म और कैनॉट प्रोसीड विदाउट 1 रिएक्टेंट. ठीक है, तो सिंस नाइट्रोजन इज बीइंग कंज्यूम्ड, उसका वॉल्यूम 0 हो गया है, तो रिएक्शन रुक जाएगी. ठीक है, एंड जो रिएक्टेंट कम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रिएक्शन को रोक देता है, उस रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट.
ओके तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन खत्म होने की वजह से या फिर नाइट्रोजन का वॉल्यूम खत्म होने की वजह से ये रिएक्शन रुक गई है, तो इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। एंड जिस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बचा रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं हुआ है, वो अभी भी कुछ तो है, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। ओके तो ये कंसेप्ट हम लोग वापस बाद में जाके पढ़ने ही वाले हैं, बट यहाँ पे तुम लोगों को एक आइडिया देना है कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से रिएक्शन हॉल्ट हो जाती है, फिर रुक जाती है, एंड एक्सेस रिएजेंट जो है वो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहता है। ठीक है, ओके, सो नाउ यू गाइस कैन कॉपी दिस।